नमस्कार, मैं अशोक विश्नोई, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज आपके सामने आरपीएससी और यूपीएससी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें भूगोल सिलेबस को पूरा करने के लिए आपके सामने वीडियो लेके आ रहा हूं। तो सबसे पहले आज हम ज्ञान परीक्षा पर चैनल पर पढ़ेंगे रॉक, शेल या चट्टान। तो मित्रों, सबसे पहले हम देखेंगे कि रॉक या चट्टान है क्या। ये है पृथ्वी। इस पृथ्वी का सबसे जो ऊपरी भाग है इसको कहते हैं क्रस्ट, क्रस्ट या भूपरपट्टी। ये भूपरपट्टी या क्रस्ट है, ये विभिन्न चट्टानों से मिलकर बनी है। इसका मतलब ये हम यूँ कह सकते हैं कि जिन पदार्थों से भूपरपट्टी या क्रस्ट का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? शेल, रॉक या चट्टान। मित्रों, ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? खनिज। ये खनिज विभिन्न तत्वों से मिलकर बने होते हैं। दोस्तों, भूपरपट्टी पर 2000 से भी अधिक खनिज है। कितने हैं? 2000 से भी अधिक खनिज पाए जाते हैं और ये खनिज विभिन्न तत्वों से मिलकर बने होते हैं। और इस क्रस्ट पर 110 तत्व पाए जाते हैं। कितने तत्व पाए जाते हैं? 110 तत्व पाए जाते हैं। इनमें कुछ इम्पोर्टेंट है जिनका नाम है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फेरस, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसका मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि चट्टानों में विभिन्न तत्व पाए जाते हैं। कितने? 110, लेकिन उनमें 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें चट्टान निर्माणकारी तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? चट्टान निर्माणकारी तत्व। क्योंकि 98% क्रस्ट का भाग है, ये 8 तत्व पूर्ण करते हैं। तो इसमें कौन कौन से है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फेरस, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। इसे कैसे याद करेंगे? ओ सी आल, ओ सियाल फेकाना कमजी। मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, ओ सियाल फेंकाना कमजी। ओ सी ऐसा ही का मतलब हो गया, सी से सिलिकॉन, आल से एल्यूमिनियम, फे से फेरस, का से कैल्शियम, ना से सोडियम, कै से हो गया पोटेशियम और एम जी से हो गया मैग्नीशियम। तो ओ सियाल फेंकाना कमजी, ये हो गए 8 प्रमुख तत्व जिन्हें चट्टान निर्माणकारी तत्व कहते हैं और जिनसे शेल या चट्टानों का निर्माण हो रखा है। कि ये जो 8 तत्व है ये मिलकर विभिन्न प्रकार के खनिज बनाते हैं। लेकिन 2000 से अधिक खनिज है, लेकिन इनमें 6 खनिज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन्हें चट्टान निर्माणकारी खनिज कहते हैं। जिनमें सबसे पहला है फेल्सपार। नाम सुना आपने? फेल्सपार। फेल्सपार क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट शेल या चट्टान निर्माणकारी तत्व है, उसे फेल्सपार कहते हैं। दूसरा है क्वार्टज, फेल्सपार, क्वार्टज। इसके बाद में है पायरोक्सिन, फेल्सपार, क्वार्टज, पायरोक्सिन। इसके बाद में है एम्फीबोलाइट्स या एम्फीबॉल्स। इसके बाद में आता है अब्रक और ओलिविन। 6 हो गए ना? फेल्सपार, क्वार्टज, पायरोक्सिन, एम्फीबॉल्स, अब्रक और ओलिविन, ये 6 प्रमुख खनिज है जिनसे शेल या चट्टान बनी है। तो मित्रों ध्यान रखना, 8 तो क्या थे? प्रमुख तत्व जिनसे 98% भाग कवर होता है। ये तो थे तत्व। और खनिज कितने हैं?
खनिज वैसे है 2000 से भी अधिक, उनमें 24 इंपॉर्टेंट है और 24 में से भी 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनके नाम है फेल्सपार, क्वार्टज, पायरोक्सिन, एम्फीबॉल्स, अभ्रक और ओलिविन। अब हम पढ़ेंगे शैल या चट्टान के प्रकार। मित्रों, चट्टान की निर्माण प्रक्रिया के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन मोड रॉक्स हैव ए 3 टाइप्स। सबसे पहले है आग्नेय चट्टान, इग्नियस बोलते हैं जिसको। दूसरा है सेडिमेंट्री, हिंदी में कहते हैं अवसादी। और तीसरी चट्टान है, इसे कहते हैं कायांतरित चट्टान। अब हमें देखना है कि ये वर्गीकरण किस आधार पर है, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। इसका मतलब है कि इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो कैसे हुआ, आग्नेय चट्टान का फॉर्मेशन कैसे हुआ। मित्रों, आग्नेय चट्टान तब बनी, या यूं कह सकते हैं कि सबसे पहले बनी, इसलिए इसे हम प्राथमिक चट्टान कहेंगे। पहली बात तो ये ध्यान रखो, प्राथमिक चट्टान कहते हैं। प्राइमरी रॉक, प्राइमरी रॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, जब पृथ्वी गर्म एक गोला थी, यूं कह सकते हैं पृथ्वी जब तप्त गोला थी और धीरे धीरे जब ठंडी हुई, तो ठंडा होने से किसका निर्माण हुआ, सबसे पहले आग्नेय चट्टान का निर्माण। यहाँ यूं कह सकते हैं कि मैग्मा और लावा के समय के साथ ठंडा होने से आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। अवसादी चट्टान है दूसरा, सेडिमेंट्री इसका नाम ही है, इसका मतलब है कि ये अवसादों के जमाव से बनी है। या यूं कह सकते हैं कि जब आग्नेय और कायांतरित चट्टान पर अनाच्छादन इंग्लिश में कहते हैं डेनुडेशन की प्रक्रिया होती है, तब अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। अब हम देखें कि अनाच्छादन की प्रक्रिया है क्या। अनाच्छादन का मतलब है कि जैसे ये कोई चट्टान है, जैसे आग्नेय चट्टान है, इस आग्नेय चट्टान का सबसे पहले होता है अपक्षय। अपक्षय का मतलब ये हुआ कि ये आग्नेय चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगी। अपक्षय होने के बाद जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगी, तब दूसरी प्रक्रिया आती है। पहला अपक्षय और फिर दूसरा प्रोसेस है जिसे कहते हैं अपर्दन। अपर्दन का मतलब ये होता है कि ये टूटा हुआ पदार्थ या मलबा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है। इसका मतलब है कि जैसे ये बोर्ड यहाँ पर टूट के गिर जाए तो उसे कहेंगे अपक्षय। और जब ये टूटा हुआ बोर्ड किसी भी कारण से, यदि हवा के कारण, जल के कारण, हिमनद के कारण या और किसी कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाए तो उसे कहेंगे अपर्दन। दूसरे स्थान पर अपर्दन या स्थानांतरित हो गया, फिर क्या होता है इसमें, जब तीसरी प्रोसेस आती है और उसे कहते हैं निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब होता है कि ये टूटा हुआ पदार्थ किसी दूसरी जगह पर जाकर जमने लग जाता है, उसे हम कहते हैं निक्षेपण। और निक्षेपण होने का जो अगला चरण है उसे कहते हैं लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन, घनीभूतीकरण कहते हैं इसे, घनीभूतीकरण। इसका मतलब है कि ये और ज़्यादा जमकर कठोर हो जाता है, तब अगली चट्टान बनती है जिसे कहते हैं अवसादी चट्टान। अब है तीसरा प्रकार कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान क्या होता है, जब आग्नेय और अवसादी चट्टान पर 3 प्रोसेस काम करते हैं। कौन कौन से, PVT, याद रखना। P का मतलब है प्रेशर, V का मतलब है वॉल्यूम और T का मतलब है टेम्परेचर। जब आग्नेय और अवसादी चट्टान पर दाब लग जाए, या उसका आयतन कम हो जाए या बढ़ जाए, या तापमान बहुत अधिक हो, तब आग्नेय और अवसादी चट्टान अपने मूल रूप से परिवर्तित हो जाती है, या अपनी काया का चेंज कर लेती है, काया को। इसका मतलब है रूपांतरण कर लेती है, कायांतरण या रूपांतरण कर लेती है, तब कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। तो ये तीनों किस प्रकार से निर्माण होता है, तो निर्माण की प्रक्रिया देख ली। आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान का मतलब है कि ये जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब मैग्मा और लावा के ठंडा होने से प्राथमिक चट्टान बनी, जिसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टान,
आग्नेय या कायांतरी चट्टान पर जब अनाच्छादन की प्रक्रिया होती है, या यूं कहें कि अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण और घनीभूतीकरण की प्रक्रिया होती है, तब अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। और जब आग्नेय और अवसादी चट्टान पर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का प्रभाव होता है, तब इनके रूप में या स्वरूप में जो परिवर्तन आता है, उससे जो चट्टान बनती है उसे कायांतरी चट्टान कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान की क्या क्या विशेषताएं हैं, आग्नेय चट्टान कैसे बनी, ये तो हमने पढ़ लिया पहले। अब हम देखेंगे विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है कि इसमें रवे पाए जाते हैं। रवे पाए जाते हैं, रवे का मतलब क्रिस्टलिन, रवे पाए जाते। अब रवे का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये चट्टान है तो ये रवेदार है, इस प्रकार से। अब यहाँ डिपेंड करता है कि रवे की साइज क्या होगी। रवे की साइज है वो कूलिंग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब है कि यदि कूलिंग जल्दी हुई तो रवे की साइज क्या होगी, छोटी, और यदि कूलिंग धीरे धीरे हुई तो रवे क्या हो जाएंगे, बड़े बड़े साइज के। इसका मतलब है कि यदि कूलिंग जल्दी होती है तो रवों की साइज हो जाएगी कम, और यदि कूलिंग धीरे होती है तो रवों की साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब हमें ये देखना है कि कौन सी जगह कूलिंग तेज़ होती है और कौन सी जगह कूलिंग है वो धीमे होती है। मित्रों, जैसे कि ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है, यहाँ से मैग्मा बाहर निकला, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तब ये मैग्मा है, ये बाहर निकला। ध्यान रखना, मैग्मा और लावा में क्या फ़र्क है। मैग्मा जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो तप्त तरल पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं, मैग्मा, और जब ये तप्त तरल पदार्थ पृथ्वी की सतह पर बाहर आ जाता है तब उसे क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। तो मित्रों, जब ये ठंडा होने की प्रक्रिया, कूलिंग की प्रोसेस यदि पृथ्वी के आंतरिक भाग में होगी, आंतरिक भाग में जब कूलिंग होगी, आपको ध्यान होगा कि जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर में वृद्धि होती जाती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाएंगे तापमान बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में सतह की तुलना में टेम्परेचर क्या है, बहुत अधिक है। इसका मतलब तापमान बहुत अधिक है, इसका मतलब वहाँ पर ठंडा होने की दर क्या होगी, धीमे वाली होगी, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर वैसे ही बहुत अधिक है, इसलिए ठंडा होने नहीं देगा। इसका मतलब धीरे धीरे कोई चीज़ ठंडी होगी। जब धीरे धीरे ठंडी होगी इसका मतलब है कि अब उस तप्त तरल पदार्थ को बड़े बड़े क्रिस्टल बनाने में आराम से समय मिलेगा। इसीलिए जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो आग्नेय चट्टान पाई जाती है उसमें रवे क्या होते हैं, बड़े होते हैं। और जब ये मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर आ जाता है तो पृथ्वी के धरातल पर टेम्परेचर क्या है, कम है। टेम्परेचर कम है, इसका मतलब कोई भी चीज़ क्या होगी, ठंडी जल्दी होगी। ठंडी जल्दी होगी इसका मतलब है कि मैग्मा आया और फटाफट फैल कर ठंडा हो गया। इसका मतलब है कि उसको छोटे छोटे क्रिस्टल ही बन पाएंगे, बड़े बड़े क्रिस्टल नहीं बन पाएंगे। इसका मतलब आप ध्यान रखना कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में या अभ्यंतरिक जो आग्नेय चट्टान है उसके रवे बड़े पाए जाते हैं, और बाह्य आग्नेय चट्टान है उसके रवे छोटे पाए जाते हैं। पहली विशेषता तो ये हो गई। अब हम दूसरी विशेषता देखेंगे। आग्नेय चट्टान के अंदर जीवाश्म नहीं पाए जाते, जीवाश्म नहीं पाए जाते। क्यों मित्रों? इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि जब पृथ्वी बनी या आग्नेय चट्टान सबसे पहले बनी उस समय इस पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति होनी हो। जब जीव ही नहीं है तो जीवों के अंश कैसे पाए जाएंगे, एक कारण तो ये हो सकता है। और दूसरा कारण है कि उस समय या पृथ्वी के आंतरिक भाग में टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है, क्योंकि ये ज्वालामुखी प्रोसेस के कारण चट्टान बनती है। पृथ्वी के अंदर से मैग्मा जब बाहर निकलता है इसका मतलब है वो मैग्मा बहुत अधिक गर्म होता है। और यदि जीवाश्म है पहले, यदि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जीवों के अवशेष है, फिर भी जब ये चट्टान बनेगी या वो मैग्मा बहुत अधिक गर्म होगा तो वो जीवाश्म नष्ट हो जाएंगे टेम्परेचर अधिक होने के कारण। ये दो कारण है। यहाँ तो टेम्परेचर अधिक होने के कारण जीवाश्म नष्ट हो गए, इसलिए इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। या यूँ हो सकता है कि जब ये चट्टान बनी तो इस पृथ्वी के धरातल पर जीवाश्म ही नहीं पाए गए थे। तीसरी विशेषता देखते हैं।
आग्नेय चट्टान पर रासायनिक प्रक्रिया का कोई प्रभाव नहीं होता या बहुत कम होता है। रासायनिक प्रभाव इस पर कम पाया जाएगा। भौतिक प्रक्रिया या यूं कह सकते हैं अपन यांत्रिक प्रक्रिया का प्रभाव अधिक पाया जाता है। यांत्रिक प्रक्रिया का प्रभाव अधिक पाया जाता है, या यूं कह सकते हैं कि यहाँ पर विघटन और वियोजन की क्रिया अधिक होगी। विघटन और वियोजन की क्रिया, क्योंकि रासायनिक प्रभाव कम क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये आग्नेय चट्टान बहुत अधिक कठोर होती है। जब कठोर होगी तब इस पर रासायनिक क्रिया नहीं हो पाएगी, केवल ताप के कारण ये बहुत बड़े बड़े खंडों में टूट जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? विघटन। तो इस पर भौतिक प्रक्रिया या यांत्रिक प्रक्रिया काम करती है, रासायनिक प्रक्रिया काम नहीं करती है। अब हम देखेंगे कि आग्नेय चट्टान कितने प्रकार की होती है। मित्रों, इसके निर्माण स्थान के आधार पर हम इसे मोटे तौर पर दो भागों में बांटते हैं। पहला है अभ्यांतरिक आग्नेय चट्टान और दूसरा है बाह्य आग्नेय चट्टान। ये क्रस्ट है, ये पृथ्वी का एक पोर्शन लिया। जब चट्टान इस नीचे वाले क्षेत्र में बनेगी तो उसे तो कहेंगे आंतरिक आग्नेय चट्टान, और जब इस सतह पर बनेगी बाहर तब इसे कहेंगे बाह्य आग्नेय चट्टान। अब हम वापस अभ्यांतरिक आग्नेय चट्टान को भी दो भागों में बांटते हैं। पहला है पातालीय आग्नेय चट्टान, पातालीय, और दूसरा है मध्यवर्ती। यदि ये मैग्मा जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से बाहर आ रहा है वो बहुत अधिक नीचे गहराई में यदि जम जाए तो हो जाएगा पातालीय, और यदि ये थोड़ा सा ऊपर आकर बीच वाले क्षेत्र में जम जाए तो इसे कहेंगे मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। तो ये हो गया पातालीय और ये मध्यवर्ती। पाताल, प्लूटो पातालीय देवता कहलाते हैं, इसलिए इसको प्लूटोनिक चट्टान भी कहते हैं। प्लूटोनिक, ये है हाइपाबेसल। तो ये हो जाएगा मध्यवर्ती और ये है पातालीय। पातालीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है? पातालीय आग्नेय चट्टान है, क्योंकि ये पृथ्वी के बहुत अधिक गहराई में पाई जाती है। और इसका मतलब है कि ग्रेनाइट के रवे क्या होंगे? बड़े होंगे। दूसरी है हाइपाबेसल या मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। जब ये मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से जब बाहर आ रहा है तो बीच में किसी भी कारण कोई यदि अवरोध पैदा हो जाए तो ये बीच वाला किसी बीच में ही किसी क्षेत्र में यदि किसी नली में जाकर या कोई क्षेत्र है तो उस क्षेत्र में जाकर जब ये मैग्मा जम जाएगा तो उससे मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान का निर्माण होगा। इसके रवे ग्रेनाइट की तुलना में थोड़े छोटे होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर आएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर में क्या होती जाएगी? कमी आती जाएगी। इसीलिए इसमें रवे बहुत ही छोटे होते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि मध्यवर्ती आकार के होते हैं। डोलेमाइट और मैग्नेटाइट इसके उदाहरण है। डोलेमाइट और मैग्नेटाइट इसके उदाहरण है। अब मित्रों, ये जब मध्यवर्ती क्षेत्र में किसी नली में जाकर जम गए तो ये विभिन्न प्रकार के स्थल रूप बनाते हैं। जैसे सुना होगा आपने बैथोलित, फेकोलित, लोपोलित, शिल, डाइक, लेकोलित आदि। तो ये विभिन्न प्रकार के स्थल रूप है जो कि जब आग्नेय चट्टान की निर्माण प्रक्रिया के तहत जब मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है तो विभिन्न स्थल रूप बनाते हैं, जिनमें बैथोलित, फेकोलित, लोपोलित, शिल, डाइक और लेकोलित प्रमुख है। और मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान के उदाहरण क्या है? डोलेमाइट और मैग्नेटाइट। जब ये मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर आ जाता है और सतह पर जब जम जाएगा तो इससे जो चट्टान बनेगी वो होगी बाह्य आग्नेय चट्टान।
वो कौन सी चट्टान होगी? बाह्य आग्नेय चट्टान। और इसका प्रमुख उदाहरण है बेसाल्ट। बेसाल्ट प्रमुख इसका उदाहरण है, बेसाल्ट। मित्रों, इसमें रवे ग्रेनाइट की तुलना में बड़े होंगे या छोटे होंगे? यहाँ टेम्परेचर कम है और टेम्परेचर कम होने के कारण ये लावा तीव्र गति से ठंडा हो जाएगा। जब तीव्र गति से ठंडा होगा तो रवों का आकार क्या होगा? छोटा होगा। तो बेसाल्ट का आकार, बेसाल्ट में रवों का आकार छोटा पाया जाता है। मित्रों, ये बेसाल्ट वही चट्टान है जिनसे रेगूर या काली मिट्टी बनती है, जो कपास की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए तो दक्कन का जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पर बाह्य आग्नेय चट्टान बेसाल्ट का ज़्यादा विस्तार है, इसलिए वहाँ पर रेगूर मिट्टी पाई जाती है, जो कपास की कृषि के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी है। मित्रों, ये ज्वालामुखी क्रिया से बनने के कारण इसे हम ज्वालामुखी चट्टान भी कहते हैं। ये हो गया आग्नेय चट्टान की विशेषता और इसके प्रकार। अब हम देखेंगे अवसादी चट्टान की विशेषता। अवसादी चट्टान की विशेषता, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान की विशेषता में क्या आएगा? इसे सेडिमेंट्री रॉक भी कहते हैं। ये अवसादों के जमाव के कारण बनी है, जैसे कि पहले किसी समय अपर्दन हुआ और ये एक जमाव हो गया, फिर थोड़े समय बाद में और अपर्दन हुआ और निक्षेपण हुआ, ये जमाव हो गया, फिर अपर्दन हुआ, निक्षेपण हुआ और जमाव हो गया, फिर अपर्दन हुआ, निक्षेपण हुआ और जमाव हो गया। इसका मतलब है कि अवसादी चट्टान परतदार चट्टान होती है। सबसे पहली विशेषता परतदार चट्टान। दूसरी विशेषता कि ये किसी एक स्थान से अपर्दन करके दूसरे स्थान पर जमा कर रही है, तो इसका मतलब है कि जहाँ से ये अपर्दन करके लाई, हो सकता है वहाँ कुछ जीवाश्म हो या किसी ने किसी जैविक अंश का अपर्दन करके लाई हो, इसलिए इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। तो पहली विशेषता हो गई कि ये परतदार होती है। दूसरा कि इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है कांग्लोमेरेट, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर को क्या कहते हैं? सैंडस्टोन। चूना पत्थर को लाइमस्टोन। तो इसके उदाहरण होंगे कांग्लोमरेट, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, शेल, चौक आदि। अब हम देखेंगे सबसे अंतिम चट्टान, जिसे कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, कायांतरी चट्टान। मित्रों, ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के कारण, अपने स्वरूप में परिवर्तन के कारण इसका निर्माण होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कायांतरी चट्टान या रूपांतरी चट्टान। इनके कारण इनके संगठन में या इनके स्वरूप में, यूँ कह सकते हैं टेक्सचर, और इनके फॉर्म में परिवर्तन आ जाता है, जिससे ये अपना कायांतरण कर लेती है और कायांतरी चट्टान कहलाती है। मित्रों, कायांतरी चट्टान के जब हम उदाहरण देखेंगे तो उसमें बहुत सारे हैं। और कायांतरी चट्टान, ये कायांतरण आग्नेय चट्टान से भी हो सकता है, अवसादी चट्टान का भी कायांतरण हो सकता है, और पहले से बनी रूपांतरी चट्टान का पुनः रूपांतरण हो सकता है। तो ये आग्नेय, अवसादी और रूपांतरण तीनों चट्टानों का प्रेशर, वॉल्यूम और थर्मल के कारण, टेम्परेचर के कारण जो परिवर्तन आता है, उसे कायांतरी चट्टान कहते हैं। ये चट्टान सबसे अधिक कठोर होती है, सर्वाधिक कठोर चट्टान है। सर्वाधिक कठोर चट्टान कौन सी है? कायांतरी चट्टान। और इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, क्योंकि प्रेशर के कारण या तापमान के कारण जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं, इसलिए जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते हैं।
अब मित्रों हम देखेंगे कि कायांतरित चट्टान के क्या क्या उदाहरण हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम में और वैसे वन लाइनर एग्जाम में सबसे अधिक जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कायांतरित चट्टान के उदाहरण। मित्रों ये कायांतरण 4 प्रकार से होता है। सबसे पहला है वो होता है तापीय, दूसरा है क्षेत्रीय रीजनल, तीसरा है जलीय और चौथा है ताप जलीय। ताप जलीय देखो, तापीय का मतलब है कि किसी गर्म चीज़ के संपर्क में आने से जब किसी का कायांतरण हो जाए तो वो हो जाएगा तापीय, तो ये टेम्परेचर के कारण है। क्षेत्रीय का मतलब है कि बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर रहा है, इसका मतलब है कि उस क्षेत्र पर किसी भी चीज़ का दबाव आ रहा है, इसका मतलब है कि इसमें दाब, यूँ कह सकते हैं प्रेशर और टेम्परेचर जब दोनों काम करते हैं तो वो क्षेत्रीय कायांतरण कहलाता है। और तीसरा है जब इसमें रासायनिक क्रिया होती है या जल जब एक्शन करता है तब वो हो जाएगा जलीय, और जब गर्म जल एक्शन करेगा तो वो हो जाएगा ताप जलीय। तो ये कायांतरण 4 प्रकार से तापीय, क्षेत्रीय, जलीय और ताप जलीय। अब हम इसके देखेंगे कायांतरण के उदाहरण। सबसे पहले देखना है कि आग्नेय चट्टान से रूपांतरण। आग्नेय चट्टान से रूपांतरण, सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी आग्नेय चट्टान है जिसके रूपांतरण से ये बनी है। तो सबसे पहली जो आग्नेय चट्टान है वो है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट मित्रों, ग्रेनाइट के रूपांतरण से बनता है नीस। ग्रेनाइट के रूपांतरण से कौन सी चट्टान बनती है? नीस। तो ग्रेनाइट कौन सी चट्टान है? आग्नेय चट्टान। लेकिन जब इस ग्रेनाइट पर P, V और T प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर कार्य करता है तो ग्रेनाइट किस में रूपांतरित हो जाएगी? नीस में। दूसरा है बेसाल्ट। बेसाल्ट चट्टान कौन सी है? ग्रेनाइट चट्टान है। लेकिन जब बेसाल्ट चट्टान रूपांतरित होगी तो ये हो जाएगी एम्फीबोलाइट में। किसमें? एम्फीबोलाइट। तो बेसाल्ट का जो कायांतरण है वो होता है एम्फीबोलाइट में, और कुछ जगह पर ये कायांतरण होता है सिस्ट में। तो बेसाल्ट एम्फीबोलाइट में भी चेंज होती है, बेसाल्ट सिस्ट में भी चेंज होती है। तो नीस, एम्फीबोलाइट और सिस्ट किसके उदाहरण हैं? आग्नेय चट्टान से रूपांतरण के। आग्नेय चट्टान में किस किस से बना? ग्रेनाइट किस में चेंज होगा? नीस में। ग्रेनाइट किस में? नीस में। बेसाल्ट किस में? बेसाल्ट एम्फीबोलाइट्स में और सिस्ट में। ये देख लिया हमने पहला आग्नेय चट्टान से रूपांतरण। अब हम देखेंगे अवसादी चट्टान से रूपांतरण। अवसादी चट्टान से रूपांतरण। तो अवसादी चट्टान से रूपांतरण में सबसे पहले है शेल। शेल किस में चेंज होती है? स्लेट में। शेल अवसादी चट्टान है और स्लेट रूपांतरित चट्टान, तो शेल किस में चेंज हो जाएगी? स्लेट में। फिर जो दूसरा उदाहरण है वो है चूना पत्थर। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे अधिक क्वेश्चन बनने की संभावना चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से है। चूना पत्थर मित्रों चेंज होता है संगमरमर में। संगमरमर, मार्बल कहते हैं जिसे, मार्बल में। और बलुआ पत्थर होता है क्वार्टजाइट में। क्वार्टजाइट में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चूना पत्थर संगमरमर में रूपांतरित होगा, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में रूपांतरित होगा, और एक है कांग्लोमरेट। कांग्लोमरेट ये होगा नीस में। कांग्लोमरेट किस में रूपांतरित होगा? नीस में। तो ये हो गए इसके उदाहरण। अब हम देखेंगे तीसरा उदाहरण कि रूपांतरित चट्टान का पुनः रूपांतरण। पहले से रूपांतरित चट्टान ही है लेकिन उसका पुनः रूपांतरण। तो
तो पुनः रूपांतरण के कौन कौन से उदाहरण है? इसका मतलब है कि जब एक चट्टान पहले रूपांतरित चट्टान थी और फिर उस पर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर कार्य करने से उसका रूपांतरण होता है, तो उसे बोलते हैं पुनः रूपांतरण। पुनः रूपांतरण का सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है गैब्रो। गैब्रो चेंज होता है सर्पेंटाइन में। सर्पेंटाइन गैब्रो मित्रों किस में चेंज होता है? सर्पेंटाइन में। दूसरा है स्लेट। स्लेट होता है फाइलाइट में। स्लेट होता है, देखो स्लेट पहले से रूपांतरित हो रखी है ना, तो स्लेट का वापस क्या होगा? रूपांतरण। तो स्लेट होती है फाइलाइट में। फाइलाइट में ये है पुनः रूपांतरण के उदाहरण। और फाइलाइट का और हो सकता है, फाइलाइट का भी पुनः रूपांतरण होगा। और जब फाइलाइट का पुनः रूपांतरण होगा तो ये बनेगी सिस्ट। देखो सिस्ट एक बार यहां और बन चुकी है बेसाल्ट से, तो बेसाल्ट से भी सिस्ट बन सकती है, फाइलाइट से भी सिस्ट बन सकती है। तो ये हो गए इनके उदाहरण, आग्नेय चट्टान से भी, अवसादी चट्टान से भी, और पुनः रूपांतरण। पुनः रूपांतरण का मतलब है कि पहले रूपांतरित चट्टान है ये और फिर इनका वापस रूपांतरण हुआ गैब्रो सर्पेंटाइन में, स्लेट फाइलाइट में, फाइलाइट सिस्ट में। देखो फाइलाइट का फिर और हो गया, गैब्रो स्लेट बनी। स्लेट कहाँ पर बनी है? देखो शेल से स्लेट, तो देखो शेल से बनी है स्लेट, स्लेट से बना है फाइलाइट, और फाइलाइट से बना है वापस सिस्ट। तो इतना रूपांतरण हो सकता है, सेल, स्लेट, फाइलाइट, सिस्ट, सेल, स्लेट, फाइलाइट और सिस्ट। तो ये वापस रूपांतरण चलता रहता है। तो ये थे कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण। अब हम देखेंगे एक छोटा सा कंसेप्ट और बाकी है रॉक्स में, और वो है शेल चक्र। सुना है आपने? ये जो अब हम देख रहे हैं पुनः रूपांतरण, ये शेल चक्र का ही उदाहरण है। शेल चक्र, शेल चक्र का मतलब है कि देखो ये है आग्नेय चट्टान, ये है अवसादी चट्टान, और ये है रूपांतरित चट्टान। देखो आग्नेय चट्टान से अवसादी चट्टान कब बनेगी? जब अनाच्छादन की क्रिया हो गई। और अवसादी चट्टान वापस आग्नेय चट्टान में रूपांतरित हो सकती है यदि वापस ये अवसादी चट्टान पृथ्वी के भूगर्भ में दब जाए और वहाँ पर वापस ये मैग्मा में रूपांतरित हो जाए। तो इसका मतलब आग्नेय से अवसादी बन सकती है और अवसादी से वापस आग्नेय बन सकती है। इसका मतलब चक्र चलता है आपस में। आग्नेय चट्टान का रूपांतरण हो सकता है पीवीटी के कारण। इस वापस रूपांतरित चट्टान मैग्मा में रूपांतरित हो सकती है। तो इनका भी आपस में क्या हो गया? साइकिल। तो आग्नेय अवसादी में रूपांतरित हो सकती है, अवसादी आग्नेय में वापस, आग्नेय रूपांतरित में, और रूपांतरित आग्नेय में। तो ये चक्र